4k। ये मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है 1i माइनस 1j 6k। इस केस में वैल्यू क्या आ रही है डॉट प्रोडक्ट की, आप लोग जब तक वो फाइंड करो, मैं एक बार फाइल खोल लेती हूँ। इसका डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी और दोनों के आंसर्स बताओ मेरे को। मैम 30 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। 30 डॉट प्रोडक्ट 30 आ रहा है, करेक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? बाकी लोग भी ट्राई करो प्लीज। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, भूल गए? क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना के -20 i cap -8 j cap plus 2k cap -20 आई कैप माइनस, ओके ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं, बाकी लोग भी प्लीज एक बार रीचेक कर लो इस वाले को कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? आज 9 बजे ही नींद आ गई सबको? कहाँ गए सब लोग? मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? नो no मैम। मैम नो मैम। अब हो रहा होगा आई थिंक। यस मैम ठीक है। yes, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था, वो तो इजी था। 2 into 1 आ गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आ जाएगी मेरी -4 into -1, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4 into 6। तो यहां से आ गया 2 + 4 + 24, ये आ गया मेरे पास 30। और क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए। आई जे के और जे के साथ नेगेटिव साइन, टर्म थी मेरे पास 2 -4 एंड 4 1 -1 6। अब आई के लिए जब करूंगी तो ये दो टर्म्स लेंगे, यहां से आएगा -24 + 4। फिर जे वाली जब टर्म लेंगे तो -j है एक्स्ट्रा में, तो उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 12 -4, और के वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास -2 + 4। यहां से आ गया -20 आई कैप -8 जे कैप और +2 के कैप। सब लोग का यही आया है? यस मैम। ठीक है। yes, अब मैम वापस से यस मैम। जो मैंने पहले बात बोली थी वो ये मैं ये बोल रही थी कि अगर मेरे को कभी भी ये प्रूव करना है दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। फिर ऐसे अगर दो वेक्टर मेरे को प्रूव करना है परपेंडिकुलर है तो मैं उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगी और वो 0 हो जाएगा। इसका क्यों? क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको
कल के नोट्स में नहीं मिला होगा, तो ये पॉइंट याद रखना। अब हम वापस से डेरिवेटिव में आते हैं। उसमें किसी को कोई डाउट है डेरिवेटिव वाले पॉइंट में, अभी तक जितना करा है? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. तो चेन रूल करते हैं। चेन में क्या होता है, जैसे चेन चेन खेल रही है अभी, Yes, या ma'am. आप लोग से फोन में खेलते हैं, एक का हाथ दूसरे का हाथ पकड़ो है ना, ऐसी चेन बनती जाती है। ऐसे डेरिवेटिव में एक का डेरिवेटिव करना है, दूसरे का उसके साथ करना है, और तीसरे का भी उसके साथ ही करते जाना है। हमारे पास होता क्या है, एक सबसे पहले बाहर फंक्शन होता है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है एफ, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है यहाँ पे जी, और जी के अंदर दूसरी चीज है एक्स। तो पहले मैं बाहर वाले का डेरिवेटिव करूंगी एफ का, फिर मैं अंदर वाले का करूंगी, और इसके अंदर अंदर कुछ और भी है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। और ये सारे के सारे आपस में जुड़ते जाते हैं, चेन की तरह मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ का, एक्स का, और उसकी पावर है एन, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को इग्नोर कर दूंगी कि अंदर से कुछ भी हो। अगर पावर एन लगी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे एक्स की पावर एन होती है तो उसका डेरिवेटिव होता है एन, और एक्स की पावर एक डिक्रीज हो जाती है। तो वही सेम चीज करेंगे, इस एन को हम आगे ले आए और एफ एक्स की पावर एक डिक्रीज हो गई एन माइनस वन। अब पर ये ध्यान रखो, ये तो फंक्शन एक्स का था, पर यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स है। तो हम लोग साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा कभी आ रहा होगा तो एग्जाम्पल करवाऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में हमने लिखा है एफ फंक्शन है, उसके नीचे एक अंदर जी है। तो हमने सबसे पहले एफ का किया, बाहर वाले का पहले करना है, उसके बाद अंदर वाले का करते जाना है। जब हमने एफ का किया तो ये ध्यान रखो, हमने अंदर वाली चीज को नहीं बदला है, जी एज इट इज है। उसके बाद अलग से इसका डेरिवेटिव करा और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी का ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है जैसे साइन थीटा, तो पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का करना है कि साइन का तो हो जाएगा कॉस जैसे, फिर चेक करना है कि एंगल में सिर्फ एक्स है या एक्स के अलावा भी कुछ है। अगर एक्स के अलावा कुछ भी है तो मैं साथ में उस एंगल का डेरिवेटिव करूंगी और उससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कॉमन रेट ऑफ चेंज की। जैसे हम स्पीड को लिख सकते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब dx अपॉन dt। ऐसे ही एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। और काउंट्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ काउंट्स पर यूनिट टाइम। और ऐसे हम अलग अलग डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. अब वापस से चेन रूल के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डेरिवेटिव ऑफ cos 5x। तो अभी कुछ देर के लिए इस अंदर के एंगल को भूल जाओ। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हमने माइनस का लगा है साइन, यहाँ पे प्लस साइन लिखा। अब ध्यान रखो यहाँ पे मैंने एंगल नहीं बदला है, 5x का x नहीं करा है, एंगल वही रहेगा, यहाँ पे भी 5x और यहाँ पे भी 5x। अब ये जो फॉर्मूला था ये सिर्फ cos x के लिए था। अब क्योंकि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है तो हमने साथ में इसका डेरिवेटिव किया d/dx ऑफ 5x। अब 5 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा dx/dx जो हो जाएगा 1, तो सिर्फ 5 बचा बेसिकली, और उससे हमने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एंगल में मत मल्टीप्लाई कर देना इसको, ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका बाहर लेकर आओगे। साइन का एंगल आप ऐसे चेंज नहीं करोगे। ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखते हैं सीकेंट और उसके साथ लगा हुआ है 4x³। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो मैंने सीकेंट लिखा पर एंगल वही रखा है, एंगल चेंज नहीं किया है। फिर tan लिखा, tan में भी एंगल चेंज नहीं किया, पर ये एंगल तो अलग हो गया। तो एंगल का हम लोग अलग से डेरिवेटिव करेंगे। जैसे यहाँ पे 4x³ है, उसका अलग से डेरिवेटिव किया,
तो 12x² आ गया और उसको फिर नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला भी क्लियर है सबको? मैम एक बार रिपीट करना। Yes, ma'am. देखो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सरिता सीकेंट इंटू टैन, तो वो एज इट इज लिख दिया, पर ये फॉर्मूला सिर्फ x के लिए था, अंदर यहाँ पे कुछ बदल दिया है हमने, तो साथ में इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d/dx ऑफ 4x³। अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, बताओ? 12x और cube. dx क्यूब अपॉन dx बोलो सरिता क्या बोल रहे हो? 4dx क्यूब अपॉन dx करेक्ट। और dx³ अपॉन dx क्या बन जाएगा? dx स्क्वायर x स्क्वायर 3x²। तो हमारे पास आ जाएगा 12x², वही यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ा एंगल बढ़ा लिया है हमने। तो सबसे पहली चीज है कॉट। तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो एज इट इज रखा है, एंगल भी नहीं बदला, पर ये एंगल क्योंकि चेंज है तो साथ में इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई किया है। तो इसका डेरिवेटिव आप चेक भी कर सकते हो, 2 + 5x + 3x²। 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. 0। 5x वाले का डेरिवेटिव 5. 5 और 3x² का डेरिवेटिव 6x. 6 है। 6x. हाँ, तो लास्ट में बचा 5 + 6x और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। क्लियर है सब कुछ? चेन रूल, पहले बाहर वाला फंक्शन देखना है, उसके बाद अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करना है। मैम दोबारा से रिपीट कर देना ये क्वेश्चन। कौन से वाला अंकिता? मैम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है बाहर किस चीज का फंक्शन है। बाहर चाहे कुछ भी हो, पहले उसका डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ पे बाहर है cos और अंदर है 5x, तो पहले cos का करा तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। फिर हमने एंगल चेंज नहीं किया है, पर क्योंकि एंगल कुछ बदला बदला सा है, जो हमें फॉर्मूला पता था वो x के लिए था और यहाँ पे 5x है, तो हम इस 5x का अलग से डेरिवेटिव निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 5 आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में था सीकेंट 4x³, तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू टैन x। तो यहाँ पे फिर से हमने एंगल चेंज नहीं किया है, पर एंगल कुछ अलग था तो उसका अलग से यहाँ पे डेरिवेटिव किया, तो 12x² आया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही थर्ड टर्म में कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, फिर ये एंगल का अलग से फिर से डेरिवेटिव किया और उसको मल्टीप्लाई किया। अब क्लियर है अंकिता? यस मैम। ओके। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, या प्लीज ट्राई करना, अगर डाउट आ रहा है या रीचेक करना है तो नेक्स्ट पेज पे इनकी सोल्यूशन भी। वो सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक मुश्किल क्वेश्चन देना चाहती हूँ चेन रूल का, वो ट्राई करो। अगर मेरे पास है sin x⁻, cos x, ठीक है, तो आप बताओ सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है? सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है? साइन साइन का डेरिवेटिव मैम साइन। साइन Cos. cos x, cos x तो cos आल्टर्स लिखते हैं, cos x⁻, cos x। मैं आपके अभी कहीं भी किसी भी पेपर में नहीं आएगा, cos x⁻, cos x आ गया। अब हमारे पास अंदर क्या बचा है? ये पूरा का पूरा। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा साथ में d/dx ऑफ x⁻, cos x। जब तक अंदर सिर्फ x की टर्म ना बच जाए हमें करते रहना डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये इसके जैसा लग रहा है, x⁻n जैसा, यस मैम। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सोच के बताओ। ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, सेकंड टर्म बताओ Cos क्या? x into x into cos x minus 1. करेक्ट, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है cos x और x की पावर हो जाएगी cos x - 1। सबको समझ आया ये कैसे आया? Yes, ma'am. x की पावर n का हो जाएगा n
x की पावर n-1। अब आप ध्यान से देखो, ये भी सिर्फ x के लिए था फॉर्मूला, यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे cos x आ गया अलग से। तो अब साथ में किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? cos का, करेक्ट। तो हमें इस पूरी टर्म को फिर लास्ट में माइनस साइन x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या अगर आप देखो cos के अंदर अब कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे x आ गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन था साइन, उसके अंदर था कुछ x की पावर n, और फिर इसके अंदर था हमारे पास cos x। तो एक एक करके चेन से हमने सबका डेरिवेटिव किया और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। फिजिक्स में तो ऐसा डेरिवेटिव कभी यूज ही नहीं होगा, ये मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन था। फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? यस मैम। क्या होता है इंटीग्रेशन? बोलो। मैम जैसे दो टर्म्स होती है उनको इंटीग्रेट कर देते हैं वो तो आपने लिमिट के साथ। टर्म को प्लस कर देते हैं, होता क्या है? मैम अलग अलग करना टर्म्स को। वो डेरिवेटिव होता है, अलग अलग करना। मैम फिर जोड़ना। लार्ज पार्ट को कंसीडर करना। उनको जोड़ना इंटीग्रेशन होता है। अगर मेरे पास एक बड़ी सी चीज है, इसके मैं छोटे 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 पीसेस कर दूं ना, तो वो डेरिवेटिव है कि मैं छोटा छोटा चेंज देख रही हूँ। पर अगर मैं इन छोटे, जैसे छोटा सा पीस, ये छोटा पीस, ये छोटा पीस, इनको जोड़ जोड़ के अगर एक बड़ा पीस बनाऊं, तो वो इंटीग्रेशन होता है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? एक में छोटे टुकड़े करने होते हैं और एक में छोटे टुकड़े को जोड़कर बड़ी चीज बनानी होती है। अब समझ आया सबको इंटीग्रेशन? बोलो अभिनव। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर एक एक कर्व बना हुआ है पिंक लाइन से। अब इस कर्व में मैं क्या कर सकती हूँ, इस छोटे छोटे एरियाज बना सकती हूँ। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ऐसे मैंने अलग अलग साइज के रेक्टेंगल्स बना दिए जिससे ये पूरा कवर हो गया। तो अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ दूं तो इस पूरी जगह का एरिया आ जाएगा? आ जाएगा ना? Yes, ma'am. तो अगर आप इस एक रेक्टेंगल की बात करो, तो एक रेक्टेंगल में छोटा सा पार्ट क्या है? dx। dx का मतलब क्या था? चेंज ऑफ x, कि x कितना बदल रहा है। और किसी भी रेक्टेंगल की अगर आप लेंथ देख रहे हो तो वो बन रही है f से, fx। तो अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल लूं, उसका एरिया निकालूं, तो वो आएगा fx मल्टीप्लाई बाय dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा है और कुछ नहीं। अब इतना ध्यान रखो, जब हमारे पास, अच्छा ये साइन क्या है? समेशन। करेक्ट। बहुत सारी टर्म्स को तो हम समेशन कहते हैं। जब ये टर्म्स बहुत सारी हो जाती हैं तो हम उसकी जगह ये साइन यूज करते हैं, इसको ही बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। तो कहीं पे भी एस बना हुआ है तो मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स मतलब बहुत छोटा चेंज, और dx मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा चेंज। होते दोनों चेंज ही है, डेल्टा लगा लो, डी लगा लो, या ये वाला एक्स लगा लो, ये तीनों ही चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एरिया तो आ गया रेक्टेंगल का, ऐसे ही बहुत सारे रेक्टेंगल है यहाँ पे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए मैं छोटे छोटे एरियाज को जोड़ूंगी या फिर उनका क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी। तो इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, पर छोटे छोटे एरियाज को जोड़ के जो बड़ी चीज बन रही है वो होता है। क्लियर है सबको इंटीग्रेशन क्या होता है? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि इसमें बड़ी चीज को तोड़ते हैं, यहाँ पे छोटी चीजों को जोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। तो सबसे पहले हमारे पास ये जहां पे भी एस लगेगा इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है। दूसरी चीज fx का मतलब है किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमें इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन करना है। फिर जो dx जहां पे लग जाएगा उसमें आप ध्यान से देखो, ये x जो लगा हुआ है d के साथ, ये बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है।
इस डी के साथ अगर टी लगा हुआ है, ऐसे डी टी, तो आप टी का इंटीग्रेशन करोगी। अगर एक्स लगा हुआ है तो एक्स वाले सारे वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करोगी। मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऐसे है एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है ये, तो इसका डेरिवेटिव बताओ, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा डेरिवेटिव, सोच के बताओ। एक्स स्क्वायर इंटू 2t। एक्स स्क्वायर इंटू 2t, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डी के साथ टी लगा हुआ था, तो आप सिर्फ टी वाली चीज का ही डेरिवेटिव करोगे, दूसरे को कांस्टेंट रख दोगे। तो एक्स स्क्वायर एक तरीके से कांस्टेंट हो गया और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में ये होता एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, तो आप क्या करते इस बार क्या डेरिवेटिव आएगा, टी स्क्वायर 2x। टी स्क्वायर 2x, करेक्ट। इस केस में हमारे पास टी वाली टर्म कांस्टेंट आ गई और एक्स वाली का हमने डेरिवेटिव किया। इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस मैम। यस मैम। अब दूसरी चीज, कभी भी जो डी के साथ वेरिएबल है ना, वो हमेशा इसी के साथ रहेगा। मतलब अगर डी टी है तो आप इस टी को इससे अलग नहीं कर सकते, वो चिपके हुए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग से, ठीक है। तो इस डी के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है टी और डी टी, तो आप कभी भी इन दोनों टी को मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर मत करना, वो अलग चीज है। ये डी टी ना तो कैलकुलेशन में यूज होगा, ये बस आपको ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसका करना है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। तो इनडेफिनेट का क्या मतलब है, जिसका हमें पता ना हो कि भाई कहाँ तक। तो जिस चीज में हम कोई लिमिट नहीं लगा रहे कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया, हम बोल रहे हैं भाई कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। उसमें हम लोग लिखते हैं बस ऐसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और जो भी आंसर आएगा एफ एक्स लगाया और प्लस सी करा। अभी सी क्या है, ये एक कांस्टेंट है जो हम ऐड करेंगे, हम हमेशा इस सी को ऐड करते हैं ताकि, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कोई भी एक चीज है इंटीग्रेशन करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 0 भी है, ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी dt के रिस्पेक्ट में, अच्छा फॉर्मूला जब आएगा तब मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करूंगी, मेरे को याद दिलाना कि सी आएगा क्यों। तो बेसिक फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का वो होता है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई भी चीज है जिसकी पावर n है, जैसे डेरिवेटिव में सबसे पहले यही फॉर्मूला किया था, वही सेम यहाँ पे करते हैं। वहां पे पावर एक डिक्रीज होती है, यहाँ पे एक पावर ऐड होती है। वहां पे जो पावर पहले से लगी हुई थी वो मल्टीप्लाई में आ रही थी, यहाँ पे जो पावर ऐड होने के बाद बन रही है वो ही डिवाइड में आएगी। मतलब अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डीएक्स का, तो सबसे पहले बताओ कौन से वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्स स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, एक्स क्यूब अपॉन 3। इतना समझ आया सबको, कैसे आया ये? मैम। अब इसी के लिए यहाँ पे साथ में एक नोट है कि ये सारे फॉर्मूले सारी n के लिए इक्वल है एक्सेप्ट x की पावर जब -1 हो। जैसे ही x की पावर -1 होगी ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। उस केस में जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है कि जैसे ही मेरे पास x की पावर -1 मतलब 1/x है, हमारे पास आंसर log x आएगा। तो ये सारी n के लिए इक्वल है एक्सेप्ट -1। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं और इनका डेरिवेटिव करते एक एक करके। फॉर्मूला नीचे आप लोग की रेफरेंस के लिए है। जैसे फर्स्ट टर्म है x की पावर 11 और इंटीग्रेट करना है x वेरिएबल को। तो 11 पावर पहले थी तो यहाँ पे आगे 11+1 पावर हो जाएगी 12 और डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा। तो आंसर आया x की पावर 12/12।
समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes. अगर ये समझ आया है तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। क्या होगा x की पावर 8 का? Ma'am, x की power 9/9. करेक्ट, x की पावर 9/9 और सब में ही a आप c को कांस्टेंट को जो है वो आप ऐड करते जाओ। ठीक है, कि आपके पास इंटीग्रेट करके ये c वैल्यू भी आ रही है। अब यहां से आ गया 8 + 1 पावर आ गई 9 और वही पावर हमने डिवाइड कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। 6/x की पावर 4, 6/x की पावर 4। क्या आएगा बताओ? देखो यहाँ पे है 6 को आप इग्नोर कर सकते हो, अभी एक कांस्टेंट है जैसे डेरिवेटिव में उसको बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे भी बाहर ले सकते हैं। आपने 6 को बाहर लिखा, x की पावर कितनी है यहाँ पे? -4. -4। बोलो मनीष। तो x की पावर -4 है, आपको एक पावर इंक्रीज करनी है, -4 + 1 और वही सेम पावर से आपको डिवाइड करना है, -4 + 1। तो x की पावर कितनी आएगी बताओ? 3. -3 करेक्ट, और वही सेम से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस वही आपको याद रखना है, नेगेटिव होगी तो भी आपको ऐड ही करनी है पावर, और जो नई पावर आएगी उससे डिवाइड करो। अब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2x की पावर -3। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब e की पावर x इंटू dx, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो जैसे डेरिवेटिव में भी उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता था, ऐसे इंटीग्रेशन में भी एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x। तो अगर यहाँ पे e की पावर 3 भी है तो हमने उस पूरे को बाहर रख दिया, उसका इंटीग्रेशन आ गया एज इट इज, 4 को बाहर रख के e की पावर 3 + c। अभी मेरे को बताना था सी कैसे आया, तो इतना आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टा होता है एक दूसरे का, समझ आ गया Yes, इतना? ma'am. Yes, ma'am. तो फॉर एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे x² dx और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है x³ / 3 + c। तो अब अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव कर दूं, d/dx और इधर भी d/dx कर दिया मैंने, तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ने एक दूसरे को कैंसिल करा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे ना वो रह जाता है। तो यहां से आ गया जैसे x², और राइट साइड से अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो बताओ क्या आएगा? x³ / 3 का डेरिवेटिव X2. x², करेक्ट। हमारे पास आएगा 3x³ / 3, सॉरी x² / 3, और c का डेरिवेटिव 0. 0। 3 से 3 कट गया, क्या बच गया हमारे पास? x² और ये 0। तो अगर मैं कांस्टेंट ऐड भी कर दूं ना तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर मैं वापस डेरिवेटिव करके उस नंबर को लाऊं तो एज इट इज सेम आ जाता है, इसीलिए हम एक कांस्टेंट रखते हैं, क्यों हो सकता है कोई नंबर साथ में ऐड हो रहा हो। समझ आया ये सी कैसे आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल क्या हो कि अगर 2 के साथ मल्टीप्लाइड है e की पावर x dx, तो हमारे पास आ जाएगा 2ex। अब हमारे पास है सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर दो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं और उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
तो सेम जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, पर अलग अलग करते वक्त याद रखना दोनों के साथ dx लगाना है और इंटीग्रेशन का साइन भी, इसके साथ भी dx भी, g वाले के साथ भी dx, इसके साथ भी ये साइन और दूसरे वाले के साथ भी ये साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वेयर और इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हमने खाली x निकाला और इस वाली टर्म में खाली एक्स स्क्वेयर निकाला, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x की पावर 2 अपॉन 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। वही एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो सकता है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। ओके। अब अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है तो आप उस कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल सकते हो, वो कांस्टेंट चाहे कुछ भी। अब यहीं पे मैं एक और चीज बताती हूँ आपको, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड था x के साथ, तो हमने 2 को बाहर रख दिया और अंदर जो x था बस उसका इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। अब अगर यहाँ पे है t एक्स स्क्वेयर dx और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बताओ क्या आएगा? सोचो क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब अपॉन 3। टी एक्स क्यूब अपॉन 3 बिल्कुल करेक्ट। आप इस t का बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं करोगे क्योंकि d के साथ x लगा हुआ है, तो इस केस में इंटीग्रेशन सिर्फ x वाले का ही होगा। वहीं अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं, तो अब बताओ अब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है? हमारे पास d के साथ यहाँ पे t लगा हुआ है, तो सिर्फ t का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट बन जाता है। तो एक्स स्क्वेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं और अंदर बन जाएगा t dt, इससे आएगा एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर है या नहीं क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। क्लियर है सरिता आपको भी? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हैं। अब ये देखो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वहां पे कॉस का जब डेरिवेटिव कर रहे थे तो माइनस साइन आ रहा था, पर क्योंकि दोनों उल्टे हैं तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन करते हुए माइनस कॉस आ रहा है और कॉस वाले में पॉजिटिव आ गया। दूसरी चीज, tan का डेरिवेटिव होता था सीकेंड स्क्वायर एक्स, अगर सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ रहा है tan x। वहां पे कॉट का डेरिवेटिव होता था माइनस कॉसिकेंट, अब हमने लेफ्ट साइड में नेगेटिव हटा के कॉसिकेंट का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉट। ऐसे ही सीकेंट का डेरिवेटिव होता था सीकेंट इंटू टैन, तो उल्टा अगर हमने किया सीकेंट और टैन का इंटीग्रेशन किया तो वापस से सीकेंट मिल गया। सिमिलरली कॉसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिला माइनस कॉसिकेंट एक्स। क्लियर है सब फॉर्मूलेस? यस मैम। यस मैम। अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं लिख रही हूं डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, पर इंटीग्रेशन में वो 0 नहीं होता, वो एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है c। जैसे हम लोग एक एक्स्ट्रा c लिख रहे हैं, वो इसलिए आ रहा है कि 0 का इंटीग्रेशन, और उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज, अगर x का डेरिवेटिव कर रहे थे dx अपॉन एक dx, तो आंसर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 1। करेक्ट। यहाँ पे जैसे हमने dx का किसका डेरिवेटिव किया है? kx अपॉन dx का, तो k कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, dx अपॉन dx हो गया 1। अब यहाँ पे अगर मेरे पास x नहीं है, मतलब k इंटू एक्स की पावर 0 dx, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। आप इंटीग्रेशन करोगे वर्क डन का, एनर्जी का, तो आप बस ऐसे लिखोगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन,
तो dw का इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास है ही नहीं वो चीज, तो उसका मतलब क्या है, वर्क की पावर 0 थी पहले, तो इस 0 में आप एक को ऐड करोगे ऊपर और एक नीचे ऐड करोगे, तो लास्ट में आपको वो चीज मिल रही है w, जो कि पहले थी ही नहीं। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। और अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है या कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कि वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2w हो जाएगा जैसे इस केस में। फिर नेक्स्ट है साइन और कॉस का, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन ही करे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। और अगर हम log x का डेरिवेटिव कर रहे थे तो 1/x आ रहा था। सिमिलरली अब x की पावर -1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log x आ रहा है। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला सेम है, चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके इंटीग्रल्स हैं, इनको प्लीज ट्राई करना, और अगर डाउट है तो इनके भी सॉल्यूशंस यहाँ पे मेंशन है। और प्लीज जो भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कल प्लीज लेकर आना ट्राई करके। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट मतलब हमने फिक्स कर दिया वैल्यू कि भाई यहां से यहां तक ही चाहिए मेरे को, मतलब हमने लिमिट कर दिया। अब लिमिट दो तरह की होती है, लोअर का मतलब होता है नीचे, अपर का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पे जो नीचे वाली है ये मेरी लोअर लिमिट हो गई और ऊपर वाली मेरी अपर लिमिट हो जाएगी। तो जब भी मैं ऐसी चीज में इंटीग्रल फाइंड करूंगी तो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की ही वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ राइट साइड में एक हमने कर्व लिया है, तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ये मेजर कर रहा है 0 से 1 तक का एरिया। तो 0 हो गया मेरा स्मॉलर मतलब लोअर लिमिट और 1 हो गई मेरी अपर लिमिट, और इससे हमने बाउंड्री बना दी है। अब जैसे ही कोई भी फंक्शन है उसके साथ मैंने लिमिट बना दी, तो बस वो इतनी ही जगह का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेगा, बाकी जगह का ना एरिया कैलकुलेट करेगा ना कोई भी क्वांटिटी जो आपको मेजर करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इनसे पहले एक मिनट, अगर मैं बात करूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें देता क्या है, बेसिकली हमें एरिया देता है। हमारे पास बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास है ए से बी तक का ग्राफ, अब आप बताओ इसके अंदर का एरिया क्या है, तो आपको बस वहां तक का इंटीग्रेशन करना है। जैसे अगर ये फंक्शन कोई भी है, आप उसकी वैल्यू लिखोगे उस फंक्शन को और उसको इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, और आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाता है। तो इतना याद रखना, कभी भी अगर आपको एरिया चाहिए अंडर द कर्व, आपके पास फंक्शन है, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, तो आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। इतना समझ आया? इसका एग्जांपल भी लेंगे एक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x + 5, ये मेरे पास क्या है, फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है x वेरिएबल के साथ में, और लिमिट लगी हुई है 0 से 2। अब याद रखो भाई, नीचे वाला नेगेटिव रखना है, ऊपर वाला पॉजिटिव रखना है, लोअर नेगेटिव और ऊपर वाला जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। अब पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करो जैसे हमेशा करते हो, तो एक एक करके सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन बताओ। 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 को अगर बाहर लूं तो सो गए सब, x³ x³ देखो हम इन सारी टर्म्स को ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, 3x² dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx, और इन सबके साथ सेम ही लिमिट है, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, लिमिट चेंज नहीं होगी। अब फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ और ये 3 से 3 कट गया। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² और साथ में 2 लगा हुआ है, तो ये फिर से 2 से 2 कट गया। और थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, गीतांश बताओ, थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन 5x 5x आ जाएगा, करेक्ट।
यहाँ पे नहीं लगा हुआ है मतलब लगेगा आंसर में हमेशा। तो 5x आ गया हमारे पास। अब जो भी आपके पास फाइनल आंसर आया ना, आप यहाँ राइट साइड में कैसे स्ट्रेट लाइन डालोगे और वहां पे लिमिट्स लिख दिया आपने 0 से 2। अब वो सारी लिमिट्स राइट साइड में आके इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया। यहीं तक था इंटीग्रेशन का तरीका। अब आप ये लिमिट की वैल्यूज पुट करोगे। पहले अपर लिमिट, तो जहां जहां x है, क्योंकि हमने x के लिए इंटीग्रेशन किया, तो जहां जहां x है आप वहां पहले 2 पुट करोगे। तो 2³ अपॉन 3 प्लस सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 5 × 2। अब ये तो आपने ऊपर वाली लिमिट पुट करी। अब आप लोअर वाली पुट कर दो ऐसी 0³ प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 × 0। अब मैंने कहा था ऊपर वाली पॉजिटिव रहेगी, नीचे वाली नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जब लोअर लिमिट लगाई उन सारी टर्म्स को हमें माइनस करना है। अब क्योंकि यहाँ से तो सारी टर्म्स ये 0 हैं, तो ये ऑलरेडी सारी कटी जाएंगी। बट अगर कोई और टर्म है तो वो सारी की सारी आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। समझ आया ये सबको? यस मैम। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हुआ है तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ट्राई करो कि क्या होगा आंसर। एक बार ट्राई करो, फिर मैं कर पाऊंगी, वरना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये याद रखना। एट अपॉन 3। 8/3 किसने बोला? सौरभ। करेक्ट, सौरभ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन के x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3। वो लिमिट लगाई हमने 0 से 2। अब पहले ऊपर वाली पुट करो फिर से, मतलब 2³ अपॉन 3, और उसमें से नीचे वाली लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दो 0³ अपॉन 3। ये पूरी टर्म 0 हो गई। आंसर क्या आया? 2³ अपॉन 3 प्लस c। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अगर इतना क्लियर है तो आंसर बोल क्यों नहीं रहा है कोई भी? सिर्फ सौरभ बोल रहे। मेरा निकल गया है क्या बोल रहे हो सरिता? मैम, मेरा निकल गया आंसर। आंसर निकल गया है, ठीक है। अब अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y = x, और x की वैल्यू जा रही है 2 से 6 के बीच में। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोली है, इसने क्या बोला है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं y = x, मतलब ये वाली आइडेंटिटी फंक्शन, और एक x = 0। x = 0 का मतलब है यहां से इस पॉइंट से जो लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है। तो इन लाइन से अगर एक एरिया बनाऊं, तो उस एरिया का वैल्यू बतानी है। तो अब याद रखो, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक होता है fx dx, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे जब मैंने जैसे ही कर्व बनाया, यहाँ पे ना y = 0 होना चाहिए इस डायग्राम के लिए, y = 0। अब जैसे ही कर्व बनाया अगर हमने, और इन दोनों के बीच में हमने एरिया फाइंड करना है जब x की वैल्यू 2 से 6 है, मतलब ये एरिया। तो अब इसमें देखो, आपने dx तो लिख दिया, और x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है ये बताओ? 2 से 6 तक। 2 से 6 तक। तो 2 मेरी लोअर लिमिट हो गई और 6 मेरी अपर लिमिट हो गई कि मेरे को 2 से 6 तक जाना है। और कौन सी वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है यहाँ पे? y चेंज हो रहा है साथ में। y एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को यस मैम। कि यहाँ पे y है एक चीज जो x पे डिपेंड हो रही है। तो बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू x। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 से 6 मेरी लिमिट्स हो गई, और fx की जगह मैंने x लिख दिया इनटू dx। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस x का इंटीग्रेशन कर दूंगी x²/2, और अब लिमिट पुट करते हैं। अब ये लिमिट पुट करके ट्राई करो, आंसर क्या आएगा आप लोगों का लिमिट्स पुट करके?
16। सही का आंसर 16 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं सब लोग भी। हमने पहले 6 पुट करा तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2। फिर 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास 18 और इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड किया तो 2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया 16। क्लियर है सबको? यस यस मैम। कोई भी कर्व है तो हम उससे एरिया निकाल सकते हैं। हमें क्या पता चलना चाहिए कि भाई कर्व जहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 6 तक। फिर चीज कौन सी चेंज हो रही है या फंक्शन कौन से, जैसे यहाँ पे वाई फंक्शन था, और ऐसे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, आप ये ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला करते हैं हम लोग, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए। उसमें ये 0 से π/2 है। तो मेरे को एक एक करके बताओ। 7 तो मैं बाहर ले सकती हूँ। साइन का इंटीग्रेशन कोस माइनस कॉस, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस ऑफ टी। और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। साइन अब मैं ये लिमिट को राइट साइड लिख सकती हूँ 0 से π/2। तो ये लिमिट लिख देते हैं। तो मेरे को बताओ एक एक करके कहाँ पे वैल्यू पुट करूं मैं। सबसे पहले टी पर टी पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू π/2 है या 0 है यहाँ पे? π/2 π/2 करेक्ट। तो हम जहां जहां टी है वहां पे पहले π/2 पुट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी -7 cos π/2। सेकेंड टर्म आ गई -2 sin π/2। अब इस माइनस को भी पॉजिटिव मत करना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा हुआ है, ये आपने एक्स्ट्रा नहीं लगाया। और अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो सारी वैल्यूज जो 0 पुट करने पे आ रही है। जैसे फर्स्ट टर्म में आएगी -7 cos 0। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -2 cos 0। अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 π/2 कितना होता है? 0 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। पाई 180 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है। तो ये वाली टर्म 0 हो गई। ये वाली टर्म से क्या आएगा? 2। -2 माइनस आएगा। करेक्ट। इस वाली टर्म से क्या आएगा? +7 अब प्लस से अच्छा पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। cos 0 से 1 आया तो बच गया -7। इस वाली टर्म से क्या आएगा? अच्छा मैं यहाँ पे दोनों जगह ये लिख दिया sin 0। इस वाली टर्म से क्या आएगा? 0। 0 0 आ जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास बचा -2 + 7 विच इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 5 + 5। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एंगल, जैसे यहाँ π/2 था, π/4 भी हो। अच्छा π/4 कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। 45 5 डिग्री करेक्ट। तो ऐसी कोई भी वैल्यू आप उसके लिए फाइंड कर सकते हो। अगर डाउट होगा तो ये सॉल्यूशंस भी हैं, वरना कल वाली क्लास में ले आना। अब कुछ अलग से मैं आपको क्वेश्चन ही दे देती हूँ चेन रूल के। टाइम है अभी। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दूंगी। e की पावर cos x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁴ x इज e की पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है -sin x। मैंने दोनों फॉर्मूले आपके रेफरेंस के लिए लिख दिए। अभी चेन रूल से होगा तो बताओ सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है? बाहर कौन सा फंक्शन? cos x है या e है? e आएगा। e की पावर लगी हुई है cos x। cos x अपने आप में अलग से नहीं है, cos x किसी की पावर है। तो पहले e आएगा। तो क्या बनना चाहिए इसका डेरिवेटिव e की पावर cos x का? cos x e की पावर cos x
खत्म हो गया ये क्वेश्चन? बोलो, cos x की होगी, क्या किसी को भी प्लीज बोलो, बोलोगे तभी आपका cos x की होगी, सौरभ क्या बोले आप? cos x? cos x की डिफरेंशिएशन होगी। हाँ, अब हमारे पास e की पावर x का फॉर्मूला था एज इट इज डेरिवेटिव के e की पावर x। अब यहाँ पे x नहीं है, उसकी जगह पूरी की पूरी टर्म है cos x, तो साथ में cos x का डेरिवेटिव कर देते हैं, चेन रूल लगाते जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से आएगा माइनस साइन x e की पावर x। नहीं समझ आ रहा है किसी को भी? हमारे सर हमारे पास देखो, जैसे f के अंदर gx होता है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है पहला e, और वो बना हुआ है किस चीज से? cos x से। x से नहीं बना हुआ है, cos x से। तो पहले हमने f वाले का डेरिवेटिव किया, मतलब e का डेरिवेटिव, वो होता है एज इट इज e की पावर x, तो हमने वही सेम लिख दिया। फिर उसके अंदर क्या लगा हुआ था? cos x, तो cos x का डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास आ गया माइनस साइन। अच्छा, इसका बता दो, ये तो इजी होगा। साइन 3t की पावर 4, साइन का डेरिवेटिव cos cos, ठीक है, cos लिख दिया मैंने 3t की पावर 4। अब क्या करूं? बोलो स्पर्श। स्पर्श बोलो, आपको जो भी लग रहा है आंसर। नो मैम वो मिस्टेक्स हो गया। आज नहीं बोल रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखो, बाहर चीज थी साइन, 12t क्यूब आएगा, साइन का डेरिवेटिव किया cos, और अंदर आया 3t की पावर 4, तो हमारे पास इसका भी डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा, वो आएगा 12t का क्यूब एज इट इज। इतना डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं आएंगे, ना अभी स्कूल वाले एग्जाम्स में आएंगे, 12th में आता है, 11th में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बस असाइनमेंट के क्वेश्चंस में सेंड करूंगी ना, वो ट्राई कर लेना प्लीज, और उनमें जो भी डाउट्स है वो कल लेकर आना, वरना मैं कल और क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आप लोग की कोई और क्लास है तो आप अटेंड कर सकते हो। यस मैम।